नेक्स्ट टॉपिक आ रहा भारत इजराइल संबंध। भारत इजराइल संबंध। देखिए बच्चों, इजराइल की जहां तक बात आती है तो इजराइल मध्य पूर्व पश्चिम एशिया में स्थित है और तीन और तो अरब राज्यों से घिरा हुआ है और इस राज्य में प्राचीन फिलिस्तीन का थोड़ा सा भाग है। 29 नवंबर 1947 को राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन का विभाजन करके एक भाग यहूदियों को और दूसरा भाग अरबों को दे दिया। 15 मई 1948 को यहूदियों ने अपने भाग को इजराइल राज्य का नाम दे दिया। पिछले 40 वर्षों से अधिक समय हो गया है, द्विपक्षीय संबंध ठंडे पड़े हैं और पूर्ण राजनीतिक संबंध की कोई शुरुआत नहीं है। अरब इजराइल के संबंध कभी भी मधुर नहीं रहे क्योंकि दोनों ये आपस में लड़ते गए हैं और इनके बीच में 4 युद्ध हुए हैं, लेकिन ये कभी भी अपने आप को जो है यहूदियों ने जो यरूशलेम पर है अपने आप को समर्पण नहीं किया। जहां तक भारत की बात है बच्चों, तो फिलिस्तीन की ऐतिहासिक जो राजधानी है वो है यरूशलेम और यह विश्व के महान ऐतिहासिक स्थलों में से एक है तथा विश्व के 2 प्रमुख धर्मों यहूदी और ईसाई धर्म का ये जन्म स्थान भी है। इस्लाम धर्म अनुयायी इसे पवित्र मानते हैं और यहूदी धर्म के लोग कहते हैं कि ये हमारा स्थान है, हमारी जो है मूल रूप से जो जगह है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं अरबों और इजराइलियों के बीच में जो 4 युद्ध हुए थे 1948, 1956, 1967 और 1973, 1948, 1956, 1967 और 1973। इन 4 युद्धों में बच्चों हमेशा इजराइल राष्ट्र की विजय रही है और आपका जो है कभी भी अरब राष्ट्रों की विजय नहीं रही है। अब मैं आगे इजराइल ने अपना पूरा प्रभुत्व वो जो है स्थापित कर रखा है यरूशलेम पर और फिलिस्तीन लोग नाम से। भारत और इजराइल की अगर अपन बात करूं तो भारत ने इजराइल को सितंबर 1950 में अपनी मान्यता प्रदान की थी, परंतु वहां अपना कोई राजनीतिक मिशन नहीं खोला था। इजराइल ने भारत में अपने हितों की देखभाल के लिए 1951 में अपना वाणिज्य दूतावास खोला। लेकिन प्रश्न यह होता है कि भारत ने लंबे समय तक इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित क्यों नहीं किए? जब 1951 में 50 में मान्यता दी, 51 के अंतर्गत वाणिज्य दूतावास खोला, लेकिन राजनयिक संबंध क्यों नहीं उनके बीच में हुए? इसके प्रत्युत्तर में पंडित नेहरू की आदर्शवादिता, भारत द्वारा इजराइल को आक्रमणकारी मानने तथा उसे फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय करने वाले देश के रूप में मानने और भारत के अरब राष्ट्रों में निहित व्यापारिक तथा राजनयिक हित इजराइल द्वारा जीते हुए अरब प्रदेशों को खाली करने से इनकार करने, इजराइल द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों को नहीं मानने आदि अमर्यादित अनियंत्रित आचरण करने तथा भारत की आंतरिक मुस्लिम राजनीति के दबाव जैसे कारण उत्तरदायी रहे हैं और इस कारण भी भारत ने कभी भी इजराइल को महत्व नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत और इजराइल के जो संबंध है वो हमेशा कहीं न कहीं पर सामरिक दृष्टि से, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से भारत के लिए जो है मूल रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा भारत और इजराइल के संबंधों में तो नंबर 1 आता है खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना थी, गल्फ वार, जिसमें अरब देशों की एकता को समाप्त कर दिया गया और कुछ अरब देश जैसे सीरिया है,
मिस्र है, इराक के विरुद्ध अमेरिकी नेतृत्व में लड़ने वाली सेनाओं के साथ रहे। तो इजराइल स्वयं बहुराष्ट्रीय सेनाओं का पक्षधर था। सद्दाम हुसैन ने कुवैत के पर इराक के कब्जे की स्थिति को इजराइल द्वारा फिलिस्तीन क्षेत्र से कब्जा करने की स्थिति के समतुल्य घोषित किया था। भू राजनीति में यह पहला अवसर था जब फिलिस्तीन समस्या अरब देशों को एकता के सूत्र में बांधे रहने वाली सिद्ध नहीं हो सकी। फिलिस्तीन की समस्या तो यह जो है मूल रूप से जो है भारत और इजराइल के संबंध है वो खाड़ी युद्ध के कारण भी एकता नहीं रही। नंबर 2, इस्लामिक संघ के निर्माण की संभावना। इस्लामिक संघ के निर्माण की संभावना। इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक कारण कट्टरपंथी मुस्लिम गुटों, पाकिस्तान, ईरान, मध्य एशिया के गणराज्यों द्वारा इस्लामिक संघ के निर्माण की संभावना थी। हालांकि इस संघ का निर्माण अखबारी चर्चा का विषय ही था, फिर भी भारत को हानि पहुंचाने की इसकी शक्ति एवं संभावनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में इजराइल और भारत का महत्वपूर्ण जो मित्र है वो होना स्वाभाविक था। यानी कि दोनों देशों के अंतर्गत अपने मैत्रीपूर्ण संबंध होने लगे। नंबर 3, बदलती अंतरराष्ट्रीय स्थिति। बदलती अंतरराष्ट्रीय स्थिति। बदलती अंतरराष्ट्रीय स्थिति। देखिए, बदलती अंतरराष्ट्रीय स्थिति की अगर अपन बात करें तो खाड़ी युद्ध के पश्चात फिलिस्तीन का पक्ष लेना, इजराइल से संबंध सामान्य करना दो विरोधाभासी कार्य थे। अरबों को रुष्ट किए बिना इजराइलों से संबंध के सामान्यकरण में कोई कठिनाई नहीं समझी जानी लगी। इस विचारधारा के कारण चीन और अरब ने इजराइल के साथ जो है भारत ने भी राजनयिक संबंध किए। नेक्स्ट आता खाड़ी युद्ध में संयमपूर्ण व्यवहार। खाड़ी युद्ध में संयमपूर्ण व्यवहार। देखिए, खाड़ी युद्ध में संयमपूर्ण व्यवहार की बात अगर मैं करूं तो इराक द्वारा इजराइल पर बार बार स्कंद के हमले किए जा रहे थे और इससे क्या है कि जो पश्चिमी राष्ट्र है, जो अर्बन राष्ट्र है, उनकी स्थिति खराब हो रही थी और जो है मूल रूप से इजराइल की स्थिति अच्छी हो रही थी। तो इस कारण भी इजराइल के प्रति संपत्ति आने लगी। नेक्स्ट आता है तकनीक एवं आर्थिक सहयोग। तकनीक एवं आर्थिक सहयोग। तकनीक एवं आर्थिक सहयोग की अगर अपन बात करें तो इजराइल के पास में कृषि विज्ञान तकनीक की बहुत बड़ी जो है तकनीक है, यंत्रीकरण है और भारत की उपयोगी जो है जो सहायता करने की हमेशा इच्छा रही है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है स्वास्थ्य परियोजनाओं में भी इजराइल काफी विकसित देश था और दोनों देशों के मधुर संबंधों के कारण द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ सकता है। तो दोनों देश परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी की समीक्षा के समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो ये जो है मूल रूप से तकनीक क्षेत्र में भारत और इजराइल के संबंध
महत्वपूर्ण देखे गए। भारत और इजराइल संबंधों की हम लोग अगर वास्तविक तथ्यों पर अध्ययन करें तो मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल के प्रति भारत के रुख में जो परिवर्तन आया है वो 16 दिसंबर 1991 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में यहूदीवाद जो जियोनिज्म को रंग भेद और रेसिज्म मानने वाले 1975 में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को समाप्त करने के लिए भारत ने इजराइल के पक्ष में मतदान किया। तो 1991 में आप लोग देखिए कि 1950 में जो 48 में मान्यता दी और जो 50 के अंतर्गत जो है इजराइल से वाणिज्यिक दूतावास हुआ, उसका स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट रूप से आता है 1991 के अंतर्गत। तो 1992 के अंतर्गत भारत और इजराइल के विदेश सचिवों की वार्ता होती है और 1993 के अंतर्गत मैं आपको बताऊं जो है भारत के विदेश मंत्री और इजराइल के विदेश मंत्री जो है आपस में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में, संरक्षण के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इजराइल सरकार के आमंत्रण पर जो है भारत के विदेश जो सचिव है ब्रजेश मिश्र वो इजराइल का दौरा करते हैं और 2000 में भारत के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जो है इजराइल की यात्रा करते हैं, 2000 में विदेश मंत्री यात्रा करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं भारत और इजराइल के जो संबंध है वो मूल रूप से मधुर होने लगे और वर्तमान में भी मैं आपको बताऊं भारत और इजराइल के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दक्षिणी एशिया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण एशिया। देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर दक्षिणी एशिया की बात करूं मैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत हो गया था और विश्व क्षितिज पर एक नए राज्य के साथ एक नई व्यवस्था उभरी। प्रजातंत्र, समाजवाद, निरंकुशवाद की अवधारणाएं नए आयामों को लेकर के हमारे सामने उपस्थित हुई। इन नई उभरती राज व्यवस्थाओं में राजनीतिक गतिविधियों की प्रक्रिया कठिनाइयों से भरी हुई थी। ऐसी स्थिति में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दक्षिणी एशिया अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, शीत युद्ध की राजनीति शुरू हो गई और दक्षिणी एशिया सबके सामने एक नया न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स, जो उभरती नवीन प्रवृत्तियां और जो मुद्दे थे उनके सामने एक नया स्वरूप लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। दक्षिणी एशिया के देश भारत के निकटतम पड़ोसी थे। भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और भूटान, ये सारे के सारे जो देश थे और अफगानिस्तान भी दक्षिणी एशिया का कुछ हद तक भाग था माना जा सकता है, क्योंकि उसके बहुत से कुछ जो देश हैं इन देशों में भारत और पाकिस्तान दोनों देश शक्ति में बराबर अपना सामना करने में सक्षम थे। नेपाल को छोड़ दें अगर अपन, तो संपूर्ण दक्षिण एशिया दूसरे विश्व युद्ध से पहले अंग्रेजों के प्रत्यक्ष कंट्रोल में था, नियंत्रण में था और 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन में ने विरासत के रूप में इस क्षेत्र के राष्ट्रों के लगभग एक सी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं छोड़ी। किसने? अंग्रेजों ने।
शिक्षा, कानून, व्यापार, चिकित्सा, औद्योगिक पद्धतियां आदि की दृष्टि से दक्षिणी एशिया के राष्ट्रों में अभूतपूर्व समानता पाई जाती है। भौगोलिक और आर्थिक रूप से इन प्रदेशों में परिपूरक तत्व विद्यमान हैं, लेकिन इसकी उपेक्षा करके इस क्षेत्र के राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध प्रतियोगी लगे थे। दक्षिणी एशिया में सभी राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध थे और आपस में संघर्ष करने की स्थिति में थे, और ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान की जो समस्या है वो बहुत अधिक विकराल रूप धारण किए हुए थे। वो समस्या जो बनी हुई थी वो थी दक्षिणी एशिया में जो झकझोरने वाली समस्या थी, वो नंबर थी भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान कश्मीर समस्या। भारत पाकिस्तान कश्मीर समस्या। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या की बात करें हम लोग, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर की समस्या है वो बहुत अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण समस्या है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर समस्या बनी हुई है। कश्मीर के रियासत के निजाम, रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह ने जो है कश्मीर को भारत में विलय की घोषणा की थी, और लेकिन जब 14 अगस्त 1947 को कश्मीर से यथास्थिति का करार किया पाकिस्तान ने, तो उसका पालना नहीं हुआ, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत पाकिस्तान के कबायलियों ने भारत पर हमला कर दिया, और परिणाम क्या हुआ कि 1900 जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 का युद्ध हम लोग देख सकते हैं, और इसको लेकर के जो है दक्षिणी एशिया की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने उभर कर आई। नंबर 2, 1962 का चीन का युद्ध। 1962 का चीन युद्ध। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर बड़े सुनियोजित ढंग से आक्रमण किया, और भारतीय सेनाएं सामना करने में सक्षम नहीं थी, और ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि भारत को एक तरफा युद्ध विराम करना पड़ा, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है दक्षिणी एशिया के अंतर्गत बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी, और भारत और चीन के बीच मधुर संबंध नहीं रहे। नेक्स्ट आ रहा है श्रीलंका में तमिल अप्रवासियों की समस्या। नंबर 3 पर आ रहा है श्रीलंका में तमिल अप्रवासियों की समस्या। देखिए, श्रीलंका में तमिल अप्रवासियों की समस्या। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा टापू है जो सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के साथ जुड़ा हुआ है। श्रीलंका में भारतीयों के प्रवासियों की समस्या को लेकर के दोनों देशों में हमेशा तनाव रहा है। श्रीलंका में भारतीय प्रवासियों के संबंध में 1949 का पंडित नेहरू और कोटवाल समझौता, 1964 में शास्त्री और भंडार नाइक के समझौता, और 1982 में 90 में यह मामला देखें तो यह अहम मुद्दा बन गया, और श्रीलंका के अंतर्गत जो सियली जाति के लोग हैं वो तमिल लोगों को अपने यहां पर बसने नहीं देते हैं, क्योंकि जो है श्रीलंका की जो आबादी है उसमें
75% सिंहली जाति के लोग हैं और 13% है वो तमिल है और 6% भारत के मूल तमिल अन्य देशों के लोग हैं। तो ये जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में है और इस समस्या को लेकर के जो है बहुत बड़ी समस्या गंभीर बनी हुई है। नेक्स्ट आता है हिंद महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा। हिंद महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा। हिंद महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा। विश्व राजनीति में हिंद महासागर का एक विशिष्ट महत्व है और हिंद महासागर भौगोलिक दृष्टि से जो है मूल रूप से जो है दक्षिणी एशिया के आसपास 10,400 किलोमीटर लंबा और 1,600 किलोमीटर चौड़ा फैला हुआ है। इस विशाल जो जल स्थिति को हम लोग देखें सामरिक दृष्टि से तो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के तटों को छूता है और इसमें मलक्का जलडमरू तथा स्वेज नहर के मध्य प्रशांत अटलांटिक महासागर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा डियागो ग्रासिया पर नौ सैनिक अड्डा बनाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए 1971 से 1978 तक मध्य अमेरिका ने 9 सैनिक जहाजों को हिंद महासागर में 38 बार घुसपैठ की और 1978 बाद अमेरिका ने 5 गश्ती जहाजों को हिंद महासागर में स्थायी चक्कर लगाते हुए देखा। तो अमेरिका के द्वारा हमेशा हिंद महासागर के अंतर्गत जो है जो सदैव आपको मैं बता दूं ऐसी सक्रियता बनी रहती है, जिसके कारण भी आपको बताऊं दक्षिणी एशिया में जो है समस्या बनी रही। और लास्ट आता अफगान संकट। अफगान संकट, अफगान संकट की बात मैं करूं तो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत सरकार की दक्षिणी पश्चिमी एशिया में विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश रखने की ब्रिटिश भूमिका अमेरिका को निभानी थी। लेकिन हुआ यह कि 1960 के अंतिम दशक की अगर अपन बात करें तो अमेरिका वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था और सोवियत संघ ने काबुल को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाकर 1.5 अरब डॉलर कर दी थी। सोवियत संघ ने जो है मूल रूप से सोवियत संघ के लड़ाकों को प्रशिक्षण साम्यवाद के अंतर्गत अपना स्थापित करने के लिए अफगान के अंतर्गत जो है जो अपना वर्चस्व और अपना प्रशिक्षण स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में दक्षिणी एशिया के अंतर्गत अफगान समस्या भी बहुत गंभीर बनी हुई थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि दक्षिणी एशिया के अंतर्गत ये समस्या भी महत्वपूर्ण बनी हुई थी, जिसके कारण भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति दक्षिणी एशिया के अंतर्गत प्रभावित रही है। लास्ट टॉपिक इस 4th यूनिट का आ रहा है बच्चों, वो आ रहा 1968 के पश्चात। 1968 के पश्चात परमाणु नीति। देखिए 1968 के पश्चात अगर परमाणु नीति की बात करें तो वर्तमान के अधिकांश राष्ट्र हथियारों की होड़-तोड़ के अंतर्गत सम्मिलित हैं और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात और पहले जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर प्रयोग किए गए थे और बाद में जो परमाणु हिरोशिमा और नागासाकी के पश्चात परमाणु होड़ लगी थी 1949 के अंतर्गत जो परमाणु बम आविष्कार किया गया था सोवियत संघ के द्वारा किया गया था, 1952 में ब्रिटेन के द्वारा किया गया था, 1960 में फ्रांस के द्वारा, 1964 में चीन के द्वारा जो परमाणु विस्फोट किए गए थे, मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्थिति में
1974 में भारत ने जो पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था, और ऐसी स्थिति के अंदर अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, सर्वाधिक आणविक हथियार भी अमेरिका और रूस के पास में थे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इस दिशा में हम लोग देखें तो चीन जो है, इन 7 देशों का जो देश है जो 30 कनाडा, जर्मनी, इजराइल, इटली, जापान, दक्षिणी अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये जितने भी देश हैं, मैं आपको बताऊं, कोई परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं थे। लेकिन उत्तरी कोरिया और ईरान भी परमाणु हथियार की होड़ में थे। तो ऐसी स्थिति में परमाणु बाजार की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। और ऐसी स्थिति में आपको बता दूं कि परमाणु अप्रसार, परमाणु शस्त्रों को रोकने के लिए जो प्रयत्न किए गए थे, नंबर 1 था अणु परीक्षणों पर प्रतिबंध संधि। अणु परीक्षणों पर प्रतिबंध संधि 1968, नहीं सॉरी 1963 के अंतर्गत अमेरिका, ब्रिटेन, पूर्व सोवियत संघ के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और यह तय हुआ कि 10 अक्टूबर 1963 को आणविक परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम एक समझौता करें। बाह्य आकाश है, वायुमंडल है, जल के भीतर है, इस पर हम लोग जो है परीक्षण करने बंद करें। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, महाशक्तियों ने इस पर जो है समझौता होने लगा और ये भूमिगत अणु परीक्षणों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। फिर भी ये निशस्त्रीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होती है, जिसमें महाशक्तियों ने पहली बार 1963 के अंतर्गत जो है ये जो है संधि पर हस्ताक्षर किए। नंबर 2 अणु अप्रसार संधि। अणु अप्रसार संधि 1968। अणु अप्रसार संधि की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो है मूल रूप से महाशक्तियों ने सोवियत संघ और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में बहुमत पारित करके 1 जुलाई 1968 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने 50 से अधिक राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर इसे 1970 में प्रभावशाली बनाया गया था। और इस संधि का मूल उद्देश्य यह था कि हम परमाणु परीक्षण करने बंद करें और गैर परमाणु जो राष्ट्र है उनको परमाणु सहायता हम प्रदान नहीं करें। नेक्स्ट आता है साल्ट फर्स्ट। साल्ट फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो 4 जुलाई 1974 को अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य 10 वर्षीय समझौता हुआ, जिसमें मूल रूप से जो है स्थिति बताई गई थी। तो उसके अंतर्गत साल्ट फर्स्ट और साल्ट सेकंड की बात करें तो 1979 के अंतर्गत साल्ट सेकंड समझौता हुआ। फिर मध्य प्रक्षेपात्र संधि, स्टार्ट फर्स्ट, स्टार्ट सेकंड, आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि, सीटीबीटी। तो ये जो संधियां की गई थी वो मूल रूप से जो है परमाणु शस्त्रों में कटौती करने के लिए, चाहे साल्ट फर्स्ट हो चाहे साल्ट सेकंड हो, विश्व के अंतर्गत परमाणु मुक्त राष्ट्रों को परमाणु युक्त राष्ट्रों को परमाणु मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रों के मध्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश और अपने रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव, उसके पश्चात येल्त्सिन, जॉर्ज बुश जूनियर, उन्होंने एक समझौता करके ये कहा कि विश्व स्तर पर हमें शांति संधियां करके विश्व को परमाणु मुक्त बनाया जा सकता है। थैंक यू।